Dear students, in my previous lecture, I taught you about the dispute occurred in Belgium between Tamils and French speakers. Today, I will teach you about the accommodation in Belgium. मैंने आपको बता दिया था कि बेल्जियम में तमिल स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में किस प्रकार डिस्प्यूट हुआ था 1950 और 1960s के बीच में। यह जो डिस्प्यूट था वह मैक्सिमम हो गया था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज अपनाई जिसके कारण वहाँ पर फिर से शांति स्थापित हुई, बेल्जियम अखंड रहा और उसका डेवलपमेंट हुआ। ओके, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ बाय रिकॉग्नाइजिंग the existence of regional differences and cultural diversities of the country. Between 1970s and 1993, the Constitution of Belgium was amended for 4 times. Belgian leaders ने एक डिफरेंट पार्ट अपनाया, जिससे कि वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। इसके लिए 1970 से 1993 के बीच में, यानी 23 इयर्स के बीच में संविधान में 4 बार परिवर्तन लाया गया। यह परिवर्तन क्या था, कौन कौन से परिवर्तन लाए गए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट था, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें परिवर्तन लाया गया और यह निश्चित किया गया कि फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। यहां पर यह क्लियर किया गया, जबकि आप जानते हैं पूरे देश में 59% डच स्पीकर्स थे और ओनली 40% ही फ्रेंच स्पीकर्स थे। लेकिन दोनों को संतुष्ट करने के लिए यह निश्चित किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल नंबर में रहेंगे और कोई एक ग्रुप यानी फ्रेंच स्पीकर्स या डच स्पीकर्स अकेले कोई चाहे कोई परिवर्तन लाना तो यह संभव नहीं था। दैट मीन्स कोई भी परिवर्तन दोनों ही ग्रुप के मिलकर ही, दोनों के आपसी सहयोग से ही संभव था। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मोर पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट of 2 regions of the country. इससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वे पावरफुल थे और स्टेट गवर्नमेंट को
अपनी इच्छा अनुसार पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो देते थे, उसके अकॉर्डिंग ही जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती थी। इस नए परिवर्तन के द्वारा यह निश्चित किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को फ्री कर दिया गया। इट मीन्स अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट बनकर नहीं रहा। वे इंडिपेंडेंट जो है कोई भी निर्णय ले सकती थी वहां की सरकार। थर्ड था, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव equal representation. The French-speaking people has accepted this because majority has accepted equal representation at central level. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ब्रुसेल जो कि वहाँ की बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी और सबसे समृद्ध सिटी था, वहां पर 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे और ओनली 20% डच स्पीकर्स थे। और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट वहीं पर था फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर्स के बीच में। लेकिन जो संविधान में परिवर्तन किया गया, इसके अनुसार ब्रुसेल्स में भी दोनों के फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजे गए। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर फ्रेंच स्पीकर्स क्यों एग्री हो गए जबकि 80% ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकर्स थे? इसका रीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां पर कि 59% डच स्पीकर्स थे, उसने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच का एक्सेप्ट किया था। इसलिए फ्रेंच स्पीकर्स भी ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। एंड फोर्थ इज, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, which is elected by people belonging to one language, community Dutch, French and German speaking. No matter where they live, the government has the power regarding cultural, educational and language related issues. Belgian model have worked well so far, which avoided the civic strife between two major communities and country remains united. Brussels chosen as the headquarter of European Union from the very beginning. फोर्थ जो चेंज किया गया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। आपने देखा था 59% डच स्पीकर्स थे, 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 1% जर्मन स्पीकर्स थे। इस संविधान परिवर्तन के द्वारा यह निश्चित किया गया कि तीनों ही कम्युनिटी के लोग, फ्रेंच स्पीकर, डच स्पीकर और जर्मन स्पीकर्स, अपने अपने लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। यह कोई मैटर नहीं था कि कौन कहाँ रहता है, सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किए और वे भी इक्वल नंबर में। पॉपुलेशन को ध्यान नहीं रखा गया, इक्वल नंबर में तीनों ही जो ग्रुप्स थे उसको इक्वल नंबर में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार मिला। अब यह कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी, इस
इसका काम क्या था? ये लैंग्वेज, कल्चरल यह डेवलपमेंट और इसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, इससे संबंधित वे निर्णय लेते थे। बेल्जियम का यह संविधान विश्व में अनोखा था। इस प्रकार का तालमेल विश्व के किसी अन्य देश में ऐसा नहीं किया गया था। इसी कारण से जब बेल्जियम यूनाइट हुआ, उसके विघटन की संभावनाएं न सिर्फ समाप्त हुई बल्कि यह और एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर आया। इससे यूरोपियन कंट्री काफी प्रभावित हुए और बेल्जियम को अपना हेड क्वार्टर के रूप में चूज किया। ओके, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको श्रीलंका के बारे में देखेंगे कि श्रीलंका में किस प्रकार से लैंग्वेज के आधार पर डिस्प्यूट हुआ, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर, और उसके कारण आपस में श्रीलंकन्स किस प्रकार से टकराए, जिसके कारण श्रीलंका का बहुत तेजी से ह्रास हुआ, बहुत तेजी से उसका जो डेवलपमेंट था वह ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा। ओके, थैंक यू।